हेलो एवरीवन, आज हम लोग एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है ये ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद इन डिटेल में एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में बताऊंगी। डिसलोकेशन क्या है? अ जॉइंट इज डिसलोकेटेड व्हेन इट्स आर्टिकुलेटिंग सरफेस आर completely displaced one from the other so that all the contact between them is lost. सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ए डायग्राम में, सो द कॉन्टैक्ट बिटवीन द articulating surface is completely lost in the shoulder joint. So in the diagram of the shoulder joint you can see the articulating surface which is present. ये जो articulating surface जो है ये completely lost हो गया है in case of dislocation. इसे हम लोग dislocation कहते हैं. Subluxation क्या होता है? So a joint is subluxated when its articulating surface is partially displaced and retain some contact between them. सो बी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि थोड़ा कांटेक्ट बच गया है आर्टिकुलेटिंग सरफेस में, इसीलिए इसे हम लोग सबलक्सेशन कहते हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन? इन डिसलोकेशन पूरा कांटेक्ट लॉस्ट हो जाता है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस, but in subluxation there is some contact which is retained. Shoulder joint is the commonest joint which get dislocated, so which mostly seen in the adult. क्लासिफिकेशन ऑफ द शोल्डर डिसलोकेशन, इसमें क्लिनिकल टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एक्यूट डिसलोकेशन. एक्यूट डिसलोकेशन के अंदर एंटीरियर डिसलोकेशन विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, पोस्टीरियर डिसलोकेशन विच इज़ द रेयर. Third one is the inferior dislocation which is also known as luxatio erecta, and fourth one is superior dislocation which is very rare. Older unreduced dislocation which is the chronic dislocation. It could be unidirectional or multidirectional. Recurrent dislocation के अंदर unidirectional या multidirectional हो सकते हैं. अगर हेड नीचे की तरफ डिसलोकेट हो जाए तो उसे इन्फीरियर डिसलोकेशन कहते हैं. अगर हेड ऊपर की तरफ डिसलोकेट हो जाए उसे सुपीरियर डिसलोकेशन कहते हैं. अगर एंटीरियरली डिसलोकेट होता है तो उसको इंटीरियर डिसलोकेशन कहते हैं. अगर पीछे की तरफ डिसलोकेट होता है तो उसको पोस्टीरियर डिसलोकेशन कहते हैं. एनाटॉमी ऑफ द शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है जिसमें ह्यूमरस का हेड ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के साथ जुड़ता है. सो इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विच इज़ फॉर्म बाय द हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेटिंग विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला. स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ विच द रोटेटर कफ मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये रोटेटर कफ मसल क्या है? सो देर आर 4 रोटेटर कफ मसल्स. सो हाउ टू रिमेंबर दिस? इसे याद रखने के लिए आप लोग इस निमोनिक्स को याद कर सकते हैं. सिट्स. सो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्केपुलरीज. ये रोटेटर कफ मसल शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी में मदद करते हैं. एंटीरियर डिसलोकेशन. ह्यूमरस का हेड ग्लिनॉइड कैविटी से बाहर निकल जाता है और आगे की तरफ होता है. इसको हम एंटीरियर डिसलोकेशन कहते हैं. इसमें डिसलोकेटेड हेड के पोजीशन के बेसिस पर 3 सब टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द प्री ग्लिनॉइड. द हेड लाइज इन फ्रंट ऑफ द ग्लिनॉइड. द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सब कोराकॉइड. द हेड लाइज बिलो द कोराकॉइड प्रोसेस विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसलोकेशन. थर्ड वन इज सब क्लेविकुलर. द हेड लाइज बिलो द क्लेविकल. लेट्स सी इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिसलोकेटेड हेड का पोजीशन अगर डिस्प्लेस हो जाए तो 3 टाइप्स होते हैं. डॉटेड लाइन जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन के बारे में बताते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हैज प्री ग्लिनॉइड. प्री ग्लिनॉइड, इसमें ह्यूमरस का हेड ग्लिनॉइड कैविटी के सामने होता है. सी, दिस इज कॉल्ड एज प्री ग्लिनॉइड. द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सब कोराकॉइड. ये सबसे कॉमन टाइप है. इसमें ह्यूमरस का हेड कोराकॉइड प्रोसेस के नीचे होता है. सी, ये कोराकॉइड प्रोसेस के नीचे होता है, इसीलिए हम इसे सब कोराकॉइड कहते हैं. द लास्ट वन इज सब क्लेविक्यूलर. इसमें ह्यूमरस का हेड क्लेविकल के नीचे होता है, इसीलिए हम लोग इसे सब क्लेविक्यूलर कहते हैं. सी, ये क्लेविकल के नीचे है, इसीलिए हम इसे सब क्लेविक्यूलर कहते हैं. ये कोराकॉइड
ये कोराकॉइड प्रोसेस जो है इसके नीचे है, इसलिए हम लोग इसे सब कोराकॉइड कहते हैं। और ये प्री ग्लिनॉइड है, इसका मतलब है हेड ग्लिनॉइड कैविटी के सामने होता है। सी ग्लिनॉइड कैविटी के सामने है, इसीलिए हम लोग इसे प्री ग्लिनॉइड कहते हैं। इटियोलॉजी इजीली डिसलोकेटेड बाय अ ट्रॉमा। सो कई बार ट्रॉमा या चोट लगने पर शोल्डर जॉइंट आसानी से डिसलोकेट हो सकता है। अगर किसी का हाथ बाहर की तरफ फैलाया हुआ होता है और आर्म को साइड में फैलाया और एक्सटर्नली रोटेट किया गया है, तो इसमें ह्यूमरस का हेड आगे की तरफ स्लिप हो सकता है और एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकता है। सी fall on an outstretched hand with an arm in abducted and externally rotated position causes the head of the humerus to slip anteriorly। अगर शोल्डर के पिछले हिस्से पर सीधा फोर्स लगता है तो भी ह्यूमरस का हेड एंटीरियर स्लिप हो सकता है और एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकता है। इसे हम लोग पोस्टीरियर ब्लो ऑन द शोल्डर कहते हैं। So direct force on the back of the shoulder can also result into shoulder dislocation anteriorly. First one, it could be because of the trauma. Second one, because of the fall on the outstretched hand. And third one, direct blow on the shoulder posteriorly. Mechanism of the injury. The fall on an outstretched hand with an shoulder abducted and externally rotated is the common mechanism of the injury. जब हाथ को बाहर की तरफ फैलाया गया है और एक्सटर्नली रोटेट किया गया है, तब एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं। ओकेजनली इट रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट फोर्स पुशिंग द ह्यूमेरस ऑफ द हेड आउट ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी, फॉर एग्जाम्पल वाइल थ्रोइंग अ बॉल। इस तरह के मूवमेंट्स या डायरेक्ट फोर्स से शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाता है। Lesions associated with anterior dislocation. The first lesion is Bankart lesion. Avulsion of the antero-inferior labrum of the glenoid rim. Bony Bankart lesion is a fracture of the anterior-inferior glenoid. Bankart lesion में anterior-inferior इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। anterior-inferior labrum ग्लिनॉइड रिम से अलग हो जाता है। अगर ये लेब्रम का इवल्जन है और साथ में ग्लिनॉइड रिम में भी फ्रैक्चर है तो उसे हम लोग बोनी बैंकार्ट लीजन कहते हैं। इसे हम लोग बोनी बैंकार्ट लीजन कहते हैं जो एंटेरो इन्फीरियर लेब्रम में होता है। नेक्स्ट वन इज़ द हील सैच लीजन। डिफेक्ट कॉज बाय द इम्प्रेशन फ्रैक्चर ऑन द पोस्टेरोलैटरल ह्यूमरल हेड। हील सैच लीजन में एक डिफेक्ट होता है जो पोस्टेरोलैटरल ह्यूमरल हेड पर इम्प्रेशन फ्रैक्चर के कारण होता है। जब ह्यूमरस का हेड डिसलोकेट होता है और ग्लिनॉइड कैविटी के साथ टकरा जाता है तो हील सैच लीजन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमरल इवल्जन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ये ओल्ड पेशेंट में होता है, एसोसिएटेड विथ हायर रीअकरेंस रेट इफ़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड रिपेयर। अगर रिपेयर नहीं किया गया है एट अर्ली स्टेज, सो इट कैन एसोसिएटेड विथ हायर रीअकरेंस रेट। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेटर ट्यूबेरिसिटी एंड लेसर ट्यूबेरिसिटी फ्रैक्चर। जब शोल्डर एंटीरियर या पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाता है तब ग्रेटर ट्यूबेरिसिटी या लेसर ट्यूबेरिसिटी में फ्रैक्चर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द। आर्म इज़ हेल्ड इन एबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड, एक्सटर्नल रोटेशन। एडक्शन इज़ रेस्ट्रिक्टेड, एडक्शन करने में परेशानी होना। फुलनेस इन एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, शोल्डर के सामने वाले हिस्से में फुलनेस या भारीपन महसूस होना। आर्म इज़ केप्ट अवे फ्रॉम द बॉडी एंड द एल्बो एंड द फोरआर्म इज सपोर्टेड बाय पेशेंट्स अदर हैंड। पेशेंट अपने हाथ को बॉडी से दूर रखता है और एल्बो और फोरआर्म को दूसरे हाथ से सपोर्ट करता है। फ्लैटनिंग ऑफ द डेल्टॉइड, डेल्टॉइड मसल का शेप चेंज हो जाता है जिसमें शोल्डर का नॉर्मल राउंडेड काउंटर लॉस्ट हो जाता है। नॉर्मल राउंडेड काउंटर ऑफ द शोल्डर इज लॉस्ट। एबनॉर्मल पाल्पेबल मास विच इज़ प्रेजेंट एंटीरियरली। डायग्नोसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे टू रूल आउट व्हाट टाइप ऑफ द डिसलोकेशन इट इज़, अगर ये एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर, इन्फीरियर। नेक्स्ट स्पेशल टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ डुगास टेस्ट।
इनएबिलिटी टू टच द अपोजिट शोल्डर। सो इस टेस्ट में पेशेंट अपोजिट शोल्डर को टच नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन इज़ हेलमिंटन रूलर टेस्ट। बिकॉज ऑफ द फ्लैटनिंग ऑफ द शोल्डर इट इज़ possible to place a ruler on the lateral side of the arm. This touches the acromion and the lateral condyle of the humerus simultaneously. Normally अगर रूलर प्लेस किया जाए लाइक दिस तो एक्रोमियन और लेटरल कॉन्डाइल में साइमल्टेनियसली प्लेस नहीं कर सकते हैं, पर बिकॉज ऑफ द फ्लैटनिंग ऑफ द शोल्डर फ्लैटन होने की वजह से रूलर को आर्म के लेटरल साइड पर रखा जा सकता है, जो एक्रोमियन और ह्यूमरस का लेटरल कॉन्डाइल को साइमल्टेनियसली टच करता है। कैलाविस टेस्ट। वर्टिकल सर्कम्फरेंस ऑफ द एक्जिला इज इंक्रीज्ड। एक्जिला का वर्टिकल सर्कम्फरेंस बढ़ जाता है, इंडिकेटिंग एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। Apprehension test. During examination, patient resist any attempted movement of abducted and external rotation due to fear of the apprehension that it may get dislocated. जब पेशेंट को एग्जामिनेशन के दौरान एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन करने की कोशिश की जाती है तो वो रेजिस्ट करता है क्योंकि उसे डिसलोकेशन का डर होता है। Next is Bryant's test. Anterior axillary fold is at lower level. See, इस टेस्ट में एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड की पोजीशन लोअर लेवल पर होती है और एक्सिला का वर्टिकल सर्कम्फरेंस देखा जाता है, जो डिसलोकेशन का इंडिकेट करता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डिसलोकेशन इज रिडक्शन अंडर सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया। सो डिसलोकेशन को रिड्यूस करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है ताकि दर्द ना हो सके, फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन ऑफ द शोल्डर इन चेस्ट आर्म बैंडेज फॉर 3 वीक्स। सो चेस्ट आर्म बैंडेज में इमोबिलाइज किया जाता है फॉर 3 वीक्स। आफ्टर द बैंडेज इज रिमूव्ड, शोल्डर एक्सरसाइजेज आर बिगन। एक्सरे इज डन टू चेक द रिडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसलोकेशन को रिड्यूस किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया देकर, और उसके बाद इमोबिलाइजेशन किया जाता है फॉर 3 वीक्स इन चेस्ट आर्म बैंडेज, फॉलोड बाय शोल्डर एक्सरसाइजेस आफ्टर द बैंडेज इज बीइंग रिमूव्ड। फर्स्ट वन इज कॉचर्स मनोवर। कॉचर्स मनोवर को याद रखने के लिए आप ये निमोनिक्स याद कर सकते हैं। टीम मोस्ट कॉमनली यूज्ड। First step is traction. With elbow flex to right angle, steady traction is applied along the long axis of the humerus. So traction को long axis of humerus की तरफ से दिया जाता है। ह्यूमरस के long axis के साथ steady traction अप्लाई किया जाती है। Next one is external rotation. The arm is rotated externally. आर्म को externally rotate किया जाता है, यानी बाहर की तरफ घुमाया जाता है। Adduction. The externally rotated arm is adducted by carrying the elbow across the body towards the midline. Externally rotated arm को midline की तरफ adduct किया जाता है। Medial rotation. The arm is rotated internally. That means medial rotation is done so that the hand is fall across the opposite shoulder. आर्म को internally rotate किया जाता है जिससे हाथ अपोजिट शोल्डर की तरफ गिर जाता है। सो रिमेंबर टीम, टी इज़ फॉर ट्रैक्शन, ई इज़ फॉर एक्सटर्नल रोटेशन, ए इज़ फॉर एडक्शन, एंड एम इज़ फॉर मीडियल रोटेशन विच मीन्स इंटरनल रोटेशन। सो इन दिस डायग्राम you can see traction is given. So here the traction is given and also it is externally rotated. Next is adduction. See, adduction is done and finally medial rotation is done. So first one traction which is given, ह्यूमरस के लॉन्ग एक्सिस के साथ स्टेडी ट्रैक्शन अप्लाई की जाती है एंड हियर ऑल्सो इट इज़ एक्सटर्नली रोटेटेड। सो ट्रैक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। सेकेंड इज एडक्शन। एक्सटर्नली रोटेटेड आर्म को मिड लाइन की तरफ एडक्ट किया जाता है, सी। एंड द लास्ट वन इज मीडियल रोटेशन।
आर्म को इंटरनली रोटेट किया जाता है जिससे हाथ अपोजिट शोल्डर पर गिर जाता है। सी। So first one is traction, external rotation, adduction, and then finally medial rotation, which is also known as internal rotation. This is the Cocker's method. Next is Stimson's maneuver. In Stimson's gravity method, patient is made to lie in prone with arm hanging from the edge of the couch and traction is applied with some weight attached to the wrist of the affected arm. This will reduces the dislocation. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टिम्सन्स ग्रेविटी मेथड में पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रखा है और अफेक्टेड आर्म को काउच के एज में लटका दिया जाता है। फिर व्रिस्ट पर वेट्स लगाए गए हैं जो ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे डिसलोकेशन को रिड्यूस किया जाता है। These are the weights which is applied on the wrist and reduction is done. This is Stimson's gravity method. Hippocrates maneuver. The surgeon applies a firm and steady pull on the semi-abducted arm. He keeps his foot in the axilla against the chest wall. The head of the humerus is levered back into the position using the foot as the fulcrum. हिपोक्रेट्स मनोवर में सर्जन अपना पैर पेशेंट के एक्जिला में डालते हैं विच एक्ट एज अ फल्क्रम और हाथ को खींचते हैं। ही डज द एडक्शन सो हैज़ टू करेक्ट द एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। Complication of anterior shoulder dislocation. There are two types, early complication and late complication. Early complication is injury to the axillary nerve, which is also known as regiment bed sign. Next, late complication is recurrent dislocation of the shoulder. अगर बार बार शोल्डर डिसलोकेट हो जाए उसे हम लोग रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट द लाइक बटन and do subscribe. Thanks for watching.